नमस्कार। आप सभी का ज्ञान स्वरूप कोचिंग सेंटर के माध्यम से संचालित ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जगत ज्ञान स्वरूप एकेडमी पर स्वागत है। जैसा कि मैंने बताया था कि जब भी क्लास संचालित होगा तो इसके बाद ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन दोनों माध्यम से होगा। तो आज ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन दोनों माध्यम से जुड़े हुए हैं। पिछले क्लास में इसके माध्यम से जो हम लोग क्लास 10 का केमिस्ट्री पढ़े थे उसमें हम लोग जाने थे कि रासायनिक अभिक्रिया के मुख्य जो हम लोग की पाठ्य पुस्तक है विषय वस्तु उसमें कितने पढ़ने हैं। तो हम जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के दो प्रकार होते हैं, एक होता है उत्क्रमणीय और एक होता है अनुत्क्रमणीय। जिसमें हमने यह जाना था कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया का वह प्रकार है जिसमें अभिकारक से हम प्रतिफल में जा सकते हैं, फिर प्रतिफल के बीच अभिक्रिया कराएं तो हमको वही अभिकारक मिले जिसमें पहले हम प्रतिक्रिया करा चुके हैं। लेकिन अनुत्क्रमणीय में क्या होता है कि अभिकारक से हम प्रतिफल में तो जाते हैं लेकिन प्रतिफल में पुनः अभिक्रिया कराएंगे तो हमको वही अभिकारक नहीं मिल पाता है। यानी कि एक तरफ से अभिक्रिया होती है अनुत्क्रमणीय में और दोनों तरफ से अभिक्रिया होती है उत्क्रमणीय में। तो अब हमको जो पढ़ना है अपने पाठ्य पुस्तक में या जितना भी हम लोग अभिक्रिया इसमें पढ़ेंगे यह सारे हम लोग पढ़ेंगे अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसमें एक तरफ से ही अभिक्रिया होगी। आपको इससे पहले बता दें कि आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो पूरे वीडियो को देखिएगा। पूरे वीडियो देखने के पश्चात अगर लगता है कि आपको इस वीडियो से लाभ मिलेगा और आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें जिससे कि आपको कंटिन्यू वीडियो के अपडेट मिलते रहे, आप कंटिन्यू इसका लाभ लेते रहे। तो आइए हम जानते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया में सबसे पहले जो हमारे विषय वस्तु में अभिक्रिया पढ़ना है उस अभिक्रिया यानी कि पहला अभिक्रिया हम लोग को पढ़ना है इसमें संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया लिखेंगे संयोजन अभिक्रिया यानी कि कंपोजिशन रिएक्शन। कंपोजिशन रिएक्शन कंपोजिशन रिएक्शन हो गया। संयोजन अभिक्रिया कंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है, अब देखिए आप थोड़ा समझेंगे। संयोजन का मतलब होता है जोड़ना। संयोजन का मतलब होता है जोड़ना। और जोड़ने की क्रिया कब हुई? अकेले होगी या जब दो या दो से अधिक टर्म मिलेंगे तब होगी। दो या दो से अधिक टर्म मिलेंगे तब होगी, है ना। यानी कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हम दो या दो से अधिक पदों को मिलाते हैं जिसके परिणाम स्वरूप हमें एक पदार्थ प्राप्त होते हैं तो उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी हम लिख सकते हैं, लिखिए, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ संयोजित होकर दो या दो से अधिक पदार्थ संयोजित होकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। निर्माण करते हैं। संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, देखेंगे अर्थात क्या हो जाएगा? जैसे A प्लस B, यहाँ पे दो पदार्थ है, हो सकता है इससे ज्यादा भी हो, 3 हो जाए, 4 हो जाए, है ना। इसको मिलाने पर हमें कितना पदार्थ? एक पदार्थ मिले। तो इसको देख करके, यह हम सूत्र नहीं है, हम यहाँ पे
इसका लॉजिक बता रहे हैं, यानी कि जो आपका अभिक्रिया लिखाए हैं उसको संक्षेप रूप में कैसे समझ सकते हैं। तो इधर 2 या 2 से अधिक दिखाई दे और इधर 1 दिखाई दे तो आप समझ जाएंगे कि अभिक्रिया कौन सी है। तो कौन सी अभिक्रिया होगी? संयोजन अभिक्रिया होगी। यह ऑब्जेक्टिव में पूछता है तो आपको सिर्फ यही देखना है कि अगर इधर 2 या 2 से ज्यादा है, किधर? अभिकारक की तरफ, और प्रतिफल में 1 ठो दिखाई दे तो आप बता सकते हैं कि अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया। क्लियर है? तो A+B और इधर प्रतिफल में आ गया, मान लेते हैं C। ऐसा यह लॉजिक है, यह इसका सिंबल है कि कैसे इसको सांकेतिक रूप में लिख सकते हैं। इसका सांकेतिक निरूपण है, जो आपने भाषा में लिखा उसी भाषा का यह सांकेतिक निर्धारण है। अब उदाहरण के माध्यम से देखेंगे कैसे। जैसे हम कहते हैं कि नाइट्रोजन, है ना। थोड़ा एक बात और समझ लीजिएगा, कुछ चीजें आपको जो होती हैं, जैसे वह द्विपरमाणविक त्रिपरमाणविक होती है, उसको आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। जैसे द्विपरमाणविक, तो क्लोरीन कहें, जब भी क्लोरीन की बात आएगी तो क्या लिखेंगे? Cl2 लिखेंगे। जब भी हाइड्रोजन की बात आएगी तो क्या लिखेंगे? H2 लिखेंगे। जब भी ऑक्सीजन की बात आएगी तो क्या लिखेंगे? O2 लिखेंगे। जब भी नाइट्रोजन की बात आएगी तो क्या लिखेंगे? N2 लिखेंगे। हैलोजन ग्रुप का यह होता है तो क्लोरीन के लिए Cl2, ब्रोमीन के लिए Br2, आयोडीन के लिए I2, है ना, क्लोरीन के लिए F2। जब भी अभिक्रिया में इस तरह की बात आएगी तो ऐसे हम लोग प्रयोग में लाते हैं। इसके अलावे और भी, जैसे मान लेते हैं कि सोडियम है तो यह एकल परमाणविक होता है, चूंकि यह धातु है ना, तो यह सोडियम को Na से प्रयोग करेंगे। मैग्नीशियम आएगा तो क्या लिखेंगे? Mg लिखेंगे। एल्युमिनियम आएगा तो क्या लिखेंगे? Al लिखेंगे, क्योंकि यह धातु होता है। जब भी अभिक्रिया में इसका प्रयोग होगा तो किस रूप में होगा? एकल परमाणविक रूप में होगा। लेकिन इन सब का जब प्रयोग करेंगे तो जैसे इस रूप में है, इसी रूप में हम लोग प्रयोग करेंगे। जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना। जैसे फास्फोरस है तो फास्फोरस को कैसे लिखेंगे? P4, क्योंकि यह चतुष्पर परमाणविक होता है। सल्फर है तो सल्फर को हम S8 लिखेंगे। जनरल फॉर्म होता है S8, है ना, लेकिन S6 में भी आता है तो X6 भी लिखा जा सकता है ना। तो यह सब हम काम करते हैं जब अभिक्रिया की बात आएगी तब। अब जैसे यहाँ पे हमने नाइट्रोजन, हम कहते हैं नाइट्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है, तो नाइट्रोजन लिखने की बात आई तो क्या लिखेंगे? N2 लिखेंगे। ऑक्सीजन लिखने की बात आई तो क्या लिखेंगे? O2 लिखेंगे। दोनों अभिक्रिया करके क्या बना लिया? नाइट्रिक ऑक्साइड। इसको क्या लिखेंगे? NO लिखेंगे। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं तो बहुत तरह के ऑक्साइड बनते हैं जिसके अलग अलग नाम होते हैं, है ना। इसको आप लिख सकते हैं क्या? मोनो नाइट्रोजन मोनो ऑक्साइड, या नाइट्रोजन मोनो ऑक्साइड लिख सकते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड लिख सकते हैं, है ना। और भी बनता है यहाँ पे नाइट्रोजन। अब कौन कौन सा ऑक्साइड किस किस स्थिति में बनता है वह निर्भर करता है इसकी मात्रा पे। जितना मात्रा कम या ज्यादा होगा उसी के अनुसार यह भी निर्मित होगा, है ना। यहाँ पे देखिए इधर कितना है? अभिकारक में 2 पदार्थ हैं, इसको मिला रहे हैं तो प्रतिफल में 1 पदार्थ मिल रहा है। यह कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी? संयोजन अभिक्रिया कहलाएगी। संयोजन का मतलब जुड़ना, जुड़ करके कितना बनना? 1 बनना। तो जुड़ेगा तो 2 जुड़ेगा, नहीं तो 2 से ज्यादा जुड़ेगा। तो बस याद यही रखना है, बहुत आसान है, एकदम थोड़ा सा भी भारी नहीं रहेगा। संयोजन का मतलब समझिए जोड़ होता है, ठीक। और जोड़ होता है तो जोड़ना है तो अकेले तो जुड़ेगा नहीं। तो आप यह याद रखिए कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ जुड़ करके जब एक पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कह सकते हैं। आपको यह नहीं देखना है कि हमने क्या लिखा है, आपको समझना है कि कह क्या रहा है, बस। ठीक है, आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत। यह इसका उदाहरण हो गया। और भी 1-2 ठो देखिए। जैसे हम कहते हैं हाइड्रोजन की अभिक्रिया आयोडीन के साथ जब कराते हैं तो बन जाएगा हाइड्रोजन आयोडाइड। क्या बनेगा? यह हाइड्रोजन आयोडाइड हो गया, इसको नाइट्रिक ऑक्साइड कहते हैं, है ना। यह हो गया। और भी आप लिख सकते हैं, जैसे फास्फोरस की अभिक्रिया Cl2 के साथ कराएंगे तो यहां पर PCl3 बन गया। इसको कहते हैं फास्फोरस कितना? ट्राइक्लोराइड। क्या कहेंगे? फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, है ना। अब यहाँ पे देखिए आपको यह भी बताया गया है, जब संतुलित असंतुलित हम लोग पढ़ रहे थे, कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया को हम असंतुलित रूप में कदापि नहीं लिखते हैं। जब लिखेंगे तब किस रूप में लिखेंगे? संतुलित रूप में लिखेंगे। अगर आप असंतुलित रासायनिक समीकरण को लिख रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं होता है।
है ना। तो इसलिए अब यहाँ पे हमको क्या करना होगा बताइए, हमको पहले चेक करना होगा कि संतुलित है कि नहीं, उसको संतुलित रूप में व्यक्त करना होगा। जैसे अब देखिए, अब यहीं पर थोड़ा सा देख लेते हैं, जिसको अगर दिक्कत होगा वो बताएगा, है ना, कि संतुलित कैसे हम करके लिखेंगे। दोनों तरफ बताए थे नीचे जब पढ़ा रहे थे, वहां पे कैसे हम संतुलित करते हैं, है ना। पहले देखते हैं कि इसमें कौन कौन सा परमाणु है। बताइए इसमें कौन कौन सा परमाणु। पहला भी नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन। परमाणु देखने के बाद उनकी जो तत्व के परमाणु, उनकी संख्या कितनी है, उन परमाणु की संख्या कितनी। जैसे नाइट्रोजन की संख्या कितने हैं, 2, है ना, और इधर नाइट्रोजन की संख्या कितनी है, 1, है ना। तो जब बराबर करने की बात आती है तो दो तरह से बराबर कर सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए हम कहते हैं मेरे पास 5 रुपया, आपके पास 6 रुपया है। अगर बराबर करना हो तो कैसे बराबर होगा, आपके 6 से मेरे 5 वाले में गुना हो जाए तो कितना हो गया, 30 हो गया, और फिर आपके 5 से मेरे 6 से गुना हो जाए कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। नहीं तो मेरे 6 में आपका 5 जुड़ जाए तो 11, अरे तो आपके 5 में मेरा 6 जुड़ जाए तो 11। यानी कि ऐसे हम बना सकते हैं। तो यहाँ पर जोड़ नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे 2 या 2 से अधिक पद आते हैं, अकेले नहीं आते हैं, जो मतलब कि और भी परमाणु के साथ में आते हैं। तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। अब इसके 2 से इधर गुना कर देंगे और इसके 1 से इधर गुना कर देंगे। वह गुना वाला अंक लिखते कहाँ है, तो वह जिस अणु में शामिल होता है उस अणु के आगे लिखते हैं। अब 2 से गुना करेंगे तो कहाँ लिखेंगे बताइए, एनओ के आगे हो गया, और 1 से कहा लिखेंगे, इसके आगे। तो 1 लिखे या चाहे नहीं लिखे, तो ऐसे भी दिखाई दे रहा है कि और नहीं कुछ लिखते हैं तो क्या माना जाता है, 1 ही माना जाता है ना। अब देखिए नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन पहले कितना था, 1 तो था, ऑक्सीजन मिल गया। अब यहाँ पे 2 लिख दिए तो नाइट्रोजन भी कितना हो गया, 2 हो गया। ऑक्सीजन 1 था, 2 से गुना कर दिया तो ऑक्सीजन भी कितना हो गया, 2 हो गया, है ना। तो इस तरह से नाइट्रोजन भी 2 हो गया और ऑक्सीजन भी 2 हो गया। इधर देखिए नाइट्रोजन 2, ऑक्सीजन 2, संतुलित है। फिर दूसरा में देखिए, अब बताइए कौन कौन इसमें तत्व है बताइए, हाइड्रोजन है और अभिकारक में हाइड्रोजन की संख्या कितनी, 2, और प्रतिफल में हाइड्रोजन की संख्या कितनी, 1। क्या करेंगे बताइए, 2 से गुना कर दें, कहां पे, प्रतिफल में हाइड्रोजन आयोडाइड के आगे 2 से गुना कर दिए। इधर कोई हम काम नहीं करेंगे, हो गया। अब बोलिए इसमें यह हो चुका है, आयोडीन 2 है, आयोडीन 2 हो गया, ठीक है। इसमें बताइए कौन कौन से तत्व है, फास्फोरस है और क्लोरीन है ना। देखिए इस सब में मुंह से आवाज तभी निकलेगा जब आपको संकेत याद रहेगा, सूत्र याद रहेगा, उसको आप जान पाइएगा, अन्यथा कुछ नहीं आवाज आएगा, है ना। तो फास्फोरस है और क्लोरीन है। अब परमाणु देखिए, इधर अभिकारक में फास्फोरस कितना, इधर कितना, 1। क्या करें, कहां गुना करके रखें, प्रतिफल में किसके आगे, PCl3 के आगे कितना रखेंगे, 4 हो गया। अब देखिए अब कितना है, क्लोरीन इधर कितना है, 2 और इधर कितना है, 3 पहले था, और 4 लगा दिए, 4 दिया 12 हो गया, और इधर कितना है, 2 है। अब इधर 12 और इधर 2 है, तब इसको बराबर कैसे करेंगे, तो यहाँ पे इसके लिए हम क्या करते हैं, इस 12 में 2 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, तो कितना आ जाएगा, 6। अब इसके लिए क्या करेंगे हम, 6 से यहाँ पर गुना कर देंगे, क्लियर है। तो यहाँ पर यह हो गया 12 क्लोरीन हो गया, फास्फोरस 4 हो गया, यहाँ फास्फोरस 4 हो गया, क्लोरीन 12 हो गया। बात समझ में आ रही है। यानी कि संयोजन अभिक्रिया मतलब क्या, जोड़ने वाली अभिक्रिया, मिलाने वाली अभिक्रिया। कैसे मिलाने वाली अभिक्रिया, 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिल करके जब क्या करते हैं, एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, सिर्फ एक पदार्थ का। और समीकरण को देख करके कैसे पता करेंगे कि अभिकारक में 2 गो चाहे 2 गो से ज्यादा कई गो रहे, लेकिन प्रतिफल में कितना होना चाहिए, 1। तो हम समझ जाएंगे कि इसमें कौन सी अभिक्रिया हो रही है, संयोजन अभिक्रिया हो रही है। एक बात ध्यान रखेंगे, कभी कभी एग्जाम में जो पूछता है, ऑब्जेक्टिव में देता है तो अभिक्रिया दे देगा और कहेगा कि बताइए इसमें कौन सी अभिक्रिया हो रही है, तो ऐसे आपको करना होता है। अब इसके बाद अगला अभिक्रिया लिखेंगे, इसमें बोलिए कोई दिक्कत है नहीं है। अगला अभिक्रिया लिखिए, वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। दूसरा लिखिए वियोजन अभिक्रिया, इसको लिखेंगे डीकंपोजिशन।
डीकम्पोजिशन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। वियोजन अभिक्रिया, कंपोजिशन में डी लगा देंगे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया। अब देखिए वियोजन मतलब क्या होता है, वियोजन विघटन है ना का मतलब होता है टूटना, तोड़ना, है ना। यानी कि अगर एक पदार्थ दिया हुआ है और एक टूट करके दो या दो से अधिक भागों में बढ़ जाता है, यानी कि संयोजन का ठीक उल्टा सोचिए। संयोजन में क्या था, दो या दो से अधिक मिलकर के एक बनना, और यहां पर क्या होगा, एक टूट करके दो या दो से अधिक भाग में बदल जाना, तो उसको क्या कहेंगे, वियोजन। अब कैसे पहचान सकते हैं, अभिकारक में एक तो दिखाई दे और प्रतिफल में दो या दो से ज्यादा दिखाई दे, तो हम क्या कहेंगे कि अब वियोजन अभिक्रिया है। बस समझ रहा है, तो हम लिखेंगे इसको, लिखिए वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ टूटकर, जिसमें एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक भागों में, दो या दो से अधिक भागों में बढ़ जाता है, दो या दो से अधिक भागों में बढ़ जाता है, तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या लिखेंगे, अर्थात अब इसे मान लेते हैं कि ए हो गया, इसको तोड़ेंगे तो मान लेते हैं कि बी प्लस सी, दो से ज्यादा भी हो सकता है ना। इधर एक तो दिखाई दे, इधर दो या दो से ज्यादा दिखाई दे, तो क्या हम कहेंगे कि ये कौन सा अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है ना। तो ऐसे हम समझ सकते हैं कि एक पदार्थ टूट करके जब दो या दो से अधिक भाग में बढ़ जाए तो उसको क्या कहते हैं, वियोजन है ना। आपको मिलेगा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि संयोजन अभिक्रिया एवं वियोजन अभिक्रिया से क्या समझते हैं, वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के विपरीत है कैसे, आपको यहां दिखाई दे रहा है कि नहीं कि विपरीत हो रहा है, तो कैसे बताएंगे, वहां पे लिखेंगे, चूंकि संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के एक पदार्थ बनाते हैं, वहीं वियोजन में एक पदार्थ टूट करके दो या दो से अधिक भाग में बढ़ जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया क्या है, विपरीत है। यह एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है, अभ्यास में जब चलेंगे तो वहां पे मिलेगा, है ना। तो हम लिख सकते हैं, जैसे क्या लिख सकते हैं, जैसे मान लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, इसको गर्म करेंगे तो बन जाएगा CaO और प्लस CO2, है ना। अब देखिए कैल्शियम कार्बोनेट के अनेक नाम हैं, इसको संगमरमर भी कहते हैं, है ना, इसको लाइमस्टोन अंग्रेजी में कहते हैं, है ना। इसके अलावा इसको खड़िया भी कहते हैं, है ना, खड़िया चौक, अंग्रेजी में उसको क्या कहते हैं, चौक, जिसे लिखा जाता है बोर्ड पे, है ना, वह। इसी तरह से इसके अलावा इसको कली चूना कहते हैं, क्विक लाइम चूना का यह प्रकार है, कैल्शियम का लवण है ना। तो जब हम इसका नाम लिखाएंगे तो वहां पे सबको बताएंगे कि किसको क्या कहते हैं हम, है ना, यानी कि सूत्र
रासायनिक नाम और व्यापारिक नाम हम लोग को कुछ ध्यान में रखना होगा, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे बोरेक्स का हो गया, है ना, लाफिंग गैस हो गया, आपको क्या कहते हैं कि हरा कशिश हो गया, नीला कशिश हो गया, उजला कशिश, यह सारे पूछे जाते हैं। उसमें से कोई एक बेकिंग पाउडर, ये सब कुछ में पढ़ना है, कुछ नहीं पढ़ना है, कुछ अभिक्रिया में आएगा नहीं आएगा, लेकिन उन सब के बारे में हम लोग को जानना है। यह हो गया। एक और देखिए यहाँ पे, अगर हम जिंक कार्बोनेट लिखते हैं, जिंक कार्बोनेट को गर्म कर दें तो क्या बनेगा? जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाई ऑक्साइड, है ना। तो यह आपका हो गया। इसको लिखिए। यहां पर देख सकते हैं आप कि कैल्शियम कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट जो दिया हुआ है अकेला है, गर्म किया तो टूट करके यह दो भागों में बट गया है ना। तो यह हो गया वियोजन अभिक्रिया, क्योंकि यहाँ पे टूटने की क्रिया हो रही है, टूट करके दो से अधिक भागों में बट रहा है। हो गया। अब देखिए, अगला जो अभिक्रिया पढ़ना है वो पढ़ना हम लोग को विस्थापन अभिक्रिया। और विस्थापन अभिक्रिया पढ़ने के लिए एक क्लास हम कराए हैं 5 मिनट का, जिसमें क्रियाशीलता श्रेणी हम बताए, है ना। उसको जरूर आप लोग एक बार देख लीजिएगा। क्रियाशीलता श्रेणी में जितने भी तत्व आए हैं उनको एक ट्रिक के द्वारा हम व्यवस्थित करके बताए हैं, है ना। लिखबा सर का नाम, है ना, मुगल मंजन कर, है ना, टेंस है पति है, 3 लाइन में है वो, है ना। उच्च क्रियाशील, मध्यम क्रियाशील और निम्न क्रियाशील, और सबका एक ट्रिक बनाया है ना। लिख बा सर का नाम, है ना, मुगल मंजन कर, है ना, फेन कड़ कोनी पर्वत है ना। हाँ, कुत्ता आगे हजाम और पंडित और हजाम, कुत्ता आगे पंडित और हजाम, ऐसे उसमें बताया गया है। लॉजिक के द्वारा, ट्रिक के द्वारा आप उसके माध्यम से उन सारे तत्वों को याद रख सकते हैं। अब देखिए, हम विस्थापन अभिक्रिया में जानेंगे क्या, उसका जरूरत पड़ेगा कहाँ, है ना। विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन का मतलब डिस्प्लेसमेंट होता है। किसी को उसके जगह से हटा करके और उसके जगह पर जब दूसरा कोई आ जाता है अभिक्रिया के फलस्वरूप, तो उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि इसको लिखेंगे कैसे कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व के यौगिक के साथ अभिक्रिया करके उसको क्या कर देता है? हटा देता है, और हटा करके खुद उसके जगह पर आ जाता है, तो उस रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहते हैं? विस्थापन। अब कौन ज्यादा क्रियाशील है, कौन कम क्रियाशील है, कब कैसे पता चलेगा? जब तक क्रियाशीलता श्रेणी याद नहीं रहेगा तब तक पता नहीं चलेगा। अब जैसे उच्च क्रियाशील हो गया तो सबसे ज्यादा सबसे ऊपर हो गया, और उसके बाद घूमते घूमते जहां लास्ट तक हम पहुंचे हैं वह सबसे कम क्रियाशील हो गया, इनकी पीटी तक उसमें लिखाए हैं। तो पीटी सबसे कम क्रियाशील कौन हो गया? पीटी। और सबसे अधिक क्रियाशील कौन हो गया? लिथियम, है ना। तो लिथियम से कम क्रियाशील उसके बाद पोटेशियम, है ना, उसके बाद बेरियम, वैसे वहां पे पूरे को एडजस्ट करके आपको बताया गया है। तो उसको आप याद कर लीजिए, उसको याद कीजिएगा। उसके बाद अगले क्लास में हम लोग आगे अभिक्रिया पढ़ेंगे, जिसमें विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, इन सारे अभिक्रियाओं को पढ़ेंगे। देखिए, इसके बाद अभिक्रिया खत्म हो जाएगा, आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, क्योंकि हम लोग इसके लास्ट पड़ाव में हैं। इसके बाद आप बुक का क्वेश्चन आंसर कीजिएगा और ये आपका पार्ट समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आप अगले क्लास में आइएगा तो उसको करके आइएगा, क्रियाशीलता श्रेणी को करके आइएगा।